अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोक स्टूडियो से अज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त जो आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूँगा वो रियासत के अंदर जो चौथा स्तून है, जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा, यानी जर्नलिज़म के हवाले से। चूँकि किसी भी मुल्क में जर्नलिज़म को जो है वो चौथे स्तून की हैसियत हासिल है और ये चौथा स्तून इस मुल्क की तरक्की में कितना किरदार अदा करता है, इस हवाले से आज मैं बात करूँगा। आज मेरे साथ ज़ोक स्टूडियो में जो मज़ीद मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमाए सदर प्रेस क्लब बाग हैं, जनाब सरदार शौकत तैमूर साहब। जी सरदार साहब, कैसे हैं? ठीक। सरदार साहब, कितना अर्सा हो गया आपको सहाफ़त के अंदर? मैंने वैसे 1996 से मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था। यहाँ एक रोज़नामा था, रोज़नामा मरकज़ के नाम से, वो बाग में शुरू किया था हमने। तो उससे हमने ये सहाफ़त का आगाज़ किया। सही। उस वक़्त सहाफ़त थोड़ा सा डिफरेंट होती थी, इसलिए कि हम ख़बर लिखते थे, उस ख़बर को फिर लिफाफे में डालते थे, वो जाती थी और तीसरे चौथे दिन जब अखबार में लगती थी तो बड़ी वाह वाह होती थी। लोग पढ़ते भी थे उस वक्त, भी थे कि आज हमारी खबर लगी है, और उसको कई सालों तक वो अपनी न्यूज़ संभाल के रखते थे। सही सही। तो ये बताएं शौकत साहब के, चूँकि आपको तकरीबन 26-27 साल इस सहाफ़त के साथ हो गए, तो आपने कुल वक्त सहाफ़त को दिया है या साथ साथ कुछ और काम भी करते रहें और सहाफ़त भी करते रहें? मैं इसमें ज़्यादा टाइम मैं समझता हूँ कि 98% जो टाइम है मेरा वो सहाफ़त को ही दिया है हमने, और कोई इसके साथ कोई दूसरा काम नहीं किया। अच्छा, यानी आप 96 से मुकम्मल तौर पे, यानी जब इस फील्ड में दाखिल हुए तो आज 2023 तक आप सहाफ़ी हैं। शौकत साहब, अगर सहाफ़त की मुख्तसरन तारीफ़ करना चाहें कि सहाफ़त है क्या? सहाफ़त, देखें, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी अपने नुक्ता नज़र से बात करता है, इंटरनेशनली भी अपनी, लेकिन मेरी ज़ाती जो ऑब्ज़र्वेशन है कि सहाफ़त ये है कि आप चीज़ की कहीं भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी आइडेंटिफाई करते हैं, जनाब कि ये प्रॉब्लम है। सही। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इक़्तिदार के आला ऐवानों तक वो बात पहुंचाते हैं, ये सहाफ़त है। अच्छा, ये तो फिर हर आदमी सहाफ़त, आजकल जैसे देखें ना, मोबाइल का ज़माना है और कैमरे का ज़माना है, तो हर शख्स कहीं ना कहीं मौजूद होता है और वो कैमरे की आंख में चीज़ को कैप्चर करके तो वो भी पहुंच जाती है। तो क्या वो भी सहाफ़ी हुआ? देखिए, आज के दौर में ये उस वक़्त की सहाफ़त का जो एक तारीफ़ थी, जो जब सहाफ़त शुरू हुई थी उस वक्त की बात, लेकिन आज की जो सहाफ़त है उसमें बड़ा जिद्दत आ गई है। ये जो हम बात कर रहे थे उस वक्त की तारीख़ में और आज की तारीख़ में बड़ा फ़र्क है। आज ये है कि आज हमने वो सिर्फ वो मामला हाईलाइट नहीं करना, इक़्तिदार के ऐवान तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उसको फॉलो अप भी करना है, उसको हल भी करवाना है। जब आपकी उस न्यूज़ की वजह से, आपकी उस रिपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं कोई मसला हल होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुस्बत सहाफ़त है। बिल्कुल सही है। यानी इस वक्त जो आप मौजूदा दौर के तकाज़ों के हवाले से कोई नहीं, न्यूज़ पे जो रिसर्च करके उसको किसी आखिरी मरहले तक पहुँचाना, उस मसले का हल कहीं तलाश करना, उसमें जो जदोजहद है उसका नाम सहाफ़त है आज के। अच्छा, यानी इसका मतलब यह है कि कहीं अगर कोई वाक़या हो जाए तो उस वाक़े को फौरी रिपोर्ट कर लेना। फौरी रिपोर्ट करना, ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, लेकिन उस ब्रेकिंग न्यूज़ को आप उसके तसलसल के, उसके बैकग्राउंड को जब आप देखते हैं, उससे उसकी वजूहात क्या हुई, उसके बाद जो उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए, वो सारी चीज़ें आप जब हाईलाइट करेंगे तो फिर जाके आपको यानी लोगों के मसाइल के ऊपर फोकस करना, यानी आप शौकत साहब, क्या ऐसा नहीं है कि जो वाक़या हो या रोनमा होने से पहले उसको इंडिकेट कर देना या उसको हाईलाइट कर देना, लोगों के प्रॉब्लम में जाने से पहले उन किसी चीज़ को इंडिकेट करना, क्या ये सहाफ़त नहीं? देखें,
ये जो कबल अज़ वक्त कहीं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो वो भी कहीं कोई लोग मरने वाले हों, कहीं रास्ता ख़राब हो, कहीं कोई ऐसी बात हो, निशानदेही, ये भी तो सहाफ़त है। देखिए ना कि आपने एक मसला हाईलाइट किया तो उसके बाद उस पर एक्शन हुआ। कहीं फर्ज किया, जिस तरह जो बात आप कह रहे हैं कि एक एक्सीडेंट का ख़तरा था कहीं, लेकिन आपने पहले इंडिकेट किया चीज़ को जी कि यहाँ स्लाइड हो रही है, यहाँ स्लाइड होने का ख़तरा है, तो पहले ही आपने उस न्यूज़ को ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन हुआ तो कुछ लोग बच जाएंगे शायद। अदालत ने एक्शन किया और वो मामला हल कर दिया, तो उसकी वजह से देखिए ना सोसाइटी को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को फ़ायदा होगा ये फिर आप अंदाज़ा करें। अच्छा शौकत साहब, ये जो आप प्रेस क्लब के सदर भी हैं और कई सदूर जो है वो इससे पहले भी आए हैं, तो ये जो यूनियन है इसका बुनियादी मकसद क्या है? देखिए प्रेस क्लब, हमारा जो प्रेस क्लब है उसके अंदर 2 यूनियन मौजूद है। एक है सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसको रिप्रेजेंट मैं भी कर रहा हूँ, और दूसरी है यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो मैं समझता हूँ कि हम बड़े बाग का जो प्रेस क्लब है, बाग के जो साफ़ी बरादरी है, वो बड़े जमहूरी तरीके से हर साल अपने इलेक्शन करवाते हैं, और उस इलेक्शन के लिए जो भी नई बॉडी मुंतखब होती है वो किसी एक यूनियन की हो, दूसरी की हो या जॉइंट हो, तो उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन मेरा सवाल ये था शौकत साहब कि ये जो आप यूनियन बनाते हैं इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद तो देखें, किसी भी यूनियन का, जो भी यूनियन होती है, वो उसका मतलब मकसद ये होता है कि साफ़ियों की फलाह हो। सही। साफ़ियों के जो मसाइल हैं, और साफ़ियों के मसाइल बेताशा हैं, उतने हैं कि जितने आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सही। तो उनके ऊपर आप कैसे फोकस करते हैं? उनके ऊपर देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सहाफ़त के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई कमियां कोताहियाँ मौजूद हैं, यूनियंस के अंदर भी कमियां कोताहियाँ मौजूद हैं, और उनकी वजह से जो मसाइल हल करने का सफ़र है उसमें रुकावटें पैदा होती हैं। जहाँ कहीं जॉइंट एडवेंचर किया हमने, मिल के साफ़ियों के मफाद के लिए हमने कोई अटेम्प्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कामयाब हुए। जिस तरह गुज़श्ता जो काबीना थी हमारी, अरशद डार साहब सदर से हमारे, तो उसमें हमने जॉइंट एडवेंचर किया। एक मैं भी उस काबीना का भी हिस्सा था, तो हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की कि बाग प्रेस क्लब के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बड़ी एक ज़मीन हासिल की, एक कनाल के करीब तकरीबन। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर हम एक पेज पे हों, हम साफ़ी जो हमारी क़यादत है, वो क़यादत एक पेज पे हो, वो साफ़ियों के मफाद के लिए कुर्बानी का जज्बा रखती हो, वो इज्तिमाई मफादात के लिए आगे बढ़ के कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन माजी के अंदर बहुत सारी कमियाँ कोताहियाँ रही हैं। हम भी कोई उस तरह के मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसे हैं कि हम बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त कर रहे हैं। हम में भी कमियाँ कोताहियाँ हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसमें जो कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको और कम किया जाए, और जो अच्छा काम है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। अच्छा शौकत साहब, जिस तरह से आपने शुरू में बात भी की कि यहाँ पे CUJ और UJ 2 बड़ी जो है ना तंजीमें हैं जिनके गिर्द सारा पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर में घूम रहा है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि इससे हटके भी डिजिटल मीडिया क्लब है, TV जर्नलिस्ट हैं, और इस तरह से कुछ और भी ग्रुप्स हैं। तो क्या ये आपके प्रेस क्लब में आते हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो प्रेस फाउंडेशन है, जो आज़ाद कश्मीर के जर्नलिस्ट को देख रही है, और प्रेस फाउंडेशन के अंदर 2 ही तंजीमें रजिस्टर्ड हैं। एक है सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दूसरी है यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। और फिर उसके बाद प्रेस क्लब आ जाते हैं, और प्रेस क्लब के अंदर ये जो जर्नलिस्ट हैं वो आप सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, हमारे जितने भी अखबारात थे, वो पहले प्रिंट के तौर पे आते थे, लोग प्रिंट अखबार पढ़ते थे, लेकिन अब प्रिंट के बजाय सोशल मीडिया पे हर आदमी जो है ना फौरी तौर पे चीज़ें और सोशल मीडिया भी पढ़ते हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी अब तमाम अखबारात, तमाम चैनल्स, उन तमाम के प्रिंट के साथ साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, ये सारे का सारा ये पर जो है प्रेस क्लब के अंदर मौजूद है।
अच्छा, प्रेस क्लब ही इनकी सरपरस्ती करता है। इनके प्रेस क्लब के अलावा कोई कहीं आपको इस तरह की सहाफ़त, कहीं रजिस्टर्ड सहाफ़त नज़र नहीं आएगी। अच्छा, किसी टीवी चैनल के साथ जो काम कर रहा है तो वो ज़ाहिर एक आदमी तजर्बा रखता है प्रेस क्लब की, उसको रुकनीत मिल जाती है। तजर्बे की एक लिमिट है, एक आइन है, उस आइन के रूल से जितना वो लिमिट रखी हुई है उसके बाद उसको प्रेस क्लब की रुकनीत मिल जाती है। लेकिन प्रेस क्लब इन सब को की सरपरस्ती करता है। ये सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी एसोसिएशन, ये सारी इनकी सरपरस्ती डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर प्रेस क्लब करता है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर भर के अंदर प्रेस फाउंडेशन है जो इनकी सरपरस्ती कर रही है। अच्छा शौकी साहब, इसमें प्रेस फाउंडेशन की आपने बात की कि सारी सरपरस्ती आप लोग करते हैं, तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी है? कोई अगर कोई साफ़ी ऐसा उससे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए तो उसकी सरजनश का भी कोई काम है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो अदारे हैं, कहीं जितने भी अदारे आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अब सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं और डिजिटल मीडिया पे भी मौजूद हैं, वो तमाम अदारे रजिस्टर्ड अदारे हैं। और वो रजिस्टर्ड अदारे कहीं ना कहीं बाई लाज के तहत जो आज़ाद कश्मीर का महकमा इतलात है या पाकिस्तान का महकमा इतलात है, PID है, उसके से एक प्रोसेस के बाद मंजूरी होती है उसकी, और उस मंजूरी में उनके तमाम बाइलाज लिखे होते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या प्रिंट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जब उसके साथ मुंसलिक होगा, उस अदारे के साथ मुंसलिक होगा, उस अदारे की जिम्मेदारी है कि वो उस आदमी के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले। तो जब उस पर होगी जिम्मेदारी, उस अदारे पे होगी, तो वो अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए काम करेंगे। तो ये अब जो प्रॉब्लम है, जो ये सोशल मीडिया के आने की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो गई है कि अब जिसके पास मोबाइल है तो वो अपने आप को साफ़ी समझना शुरू कर दिया। वो ये समझता है कि मैं भी साफ़ी हूँ, चाहे उसका इस प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक हो या ना, सही, लेकिन उसके पास मोबाइल तो है। लेकिन वो मोबाइल उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। वो यानी उसको नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहा है, उसको पता भी नहीं होता और वो कहीं जवाबदेह भी नहीं है। सही। जो आदमी किसी रजिस्टर्ड अदारे के साथ काम कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे कर रहा है, वो प्रिंट मीडिया पे कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा इसलिए करेगा कि उसने आगे कहीं ना कहीं जवाबदेह होना होता है। यानी उसका अदारा उसकी रिस्पांसिबिलिटी, अदारा है, फिर प्रेस फाउंडेशन है, फिर कोर अदालतें हैं, वो कहीं ना कहीं उसको बैरियर लगे हुए। सही। यानी जो आप समझते हैं कि जिसके पास अगर कोई ऐसा साफ़ी है कि जो किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है तो वो शुतरे बेमार है। बिल्कुल सही। तो शौकत साहब, एक जो चीज़ आपने इदारों के हवाले से बात की, तो आपकी इस प्रेस क्लब के अंदर जो मेंबरान हैं उनकी टोटल कितनी स्ट्रेंथ है? देखिए, स्ट्रेंथ तो माजी के अंदर कहीं कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस वक्त जो है हमारे प्रेस क्लब बाग के जो स्ट्रेंथ है वो 34 है। पहले आज से 2 साल पहले 58 थे। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे गैर फाल हो गए थे साफ़ी, तो उनको फ़ारग कर दिया गया। तो अब जो प्रेस क्लब की इस वक्त तक मेंबरशिप है वो 34 है। अच्छा, इसमें आपके सारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं या इसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या हमारे पास जितने भी साफ़ी हैं वो किसी ऐसे अदारे के साथ मुंसलिक होगा जो अदारा कहीं से रजिस्टर्ड है, वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कहीं चैनल उसका चल रहा है, वो कहीं से रजिस्टर्ड है, तो वो उसके साथ जो मुंसलिक हैं वो लोग हमारे साथ काम करते हैं। प्रेस क्लब के मेंबर वो हैं। अच्छा, यानी इसमें डिजिटल मीडिया क्लब भी आपके साथ मुंसलिक है और प्लस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सारे डिजिटल मीडिया जो भी रजिस्टर्ड आपका रजिस्टर्ड। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त ये जो आपने 34 के राउंड अबाउट आपने जिक्र किया कि लोग जो है वो आपसे मुंसलिक हैं आपकी इससे प्रेस क्लब से, तो इनमें कितने लोग ऐसे हैं जो पेड हैं, जिनके पीछे इदारे हैं, जो इदारों से बाज़ाब्ता तनख्वाह लेते हैं और सही रिस्पांसिबिलिटी है और कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करते हैं?
देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट को तो सबको फॉलो करना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। इसलिए कि जब आप उन अदारों के साथ काम कर रहे हैं तो वो आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, वो आपको फारिग कर देंगे। कितने लोग पेड हैं जिनको तनख्वाह मिलती है? जो हैं वो चंद एक हैं, वो मेरे ख्याल में 5, 7, 10 और 5 के दरमियान में होंगे। अच्छा, जो पेड हैं, जिनको कहीं से जो अदारे पे कर रहे हैं, वो इस तरह के लोग हैं। अच्छा देखें ना, आप इन अदारों के लिए, चाहे वो कोई भी अदारा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे होती है जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं, मुंसलिक होते हैं, तो वो अगर आपको कंपनसेट नहीं कर रहा, आपको कोई सैलरी या आपके साथ वो उस तरह से नहीं कर रहा, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि ये तो लिल्ला फिल्ला साफ़त हो गई, ये तो ऐसी साफ़त है कि ये फिर इसका सर्वाइवल कैसे होगा? देखिए, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये मसाइल हैं, और इसका इन सवालात का सामना हमें भी करना पड़ता है, और हम भी कहीं अपने जो सहाफ़ती अदारे मौजूद हैं जिनके साथ मुंसलिक हैं, हम जब वहाँ बैठते हैं उनके साथ भी करते हैं कि यही क्वेश्चन जो आपने आज मुझसे किया, तो ये क्वेश्चन मैं एक न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करता था, तो उसके साथ बैठे हुए हमने बात की, और जब मेरी बारी आई तो बाकियों ने मसाइल की बात की कि ये मसाइल हैं, तो मैंने कहा कि ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसका आप, उस आदमी ने कहा जी कि ठीक है, आप ये तो खिदमत खल्क है, आप करना चाहते हैं? नहीं, तो अदारे जो जिनके पीछे होते हैं, अखबारात होती हैं या टीवी होता है या जो भी चैनल्स हैं, तो क्या वो अर्न नहीं कर रहे? उनका तो सिलसिला इसी से चल रहा है कि वो कहीं उनको कोई न्यूज़ मिल रही है तो वो उनके चैनल पे चल रही है, और वो न्यूज़ देने वाला भी, और इसी से उनके जो है ना सिलसिले भी चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी आपके पास जो ओहदा है, मैं ये समझता हूँ कि आप सदर हैं प्रेस क्लब के, तो क्या आप इसके लिए कोई कदम नहीं उठा सकते? देखिए, ये कोई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बाग का या आज़ाद कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि ये जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त एक पीपल्स पार्टी के दौर में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कि उन्होंने एक वर्कशॉप करवाई थी इस्लामाबाद के अंदर PID के ज़रिए में। अच्छा, जिसमें पूरे पाकिस्तान के, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के और आज़ाद कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदों को उन्होंने वर्कशॉप, और बड़ी अच्छी, तो वहाँ जाके हमें एहसास हुआ कि ये कोई हम ही नहीं है जिनके साथ ये हो रहा है, कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है। तो इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर के साफ़ियों ने, आज़ाद कश्मीर की जो सहाफ़ती तंजीमें थी, इनकी जदोजहद के बायस आज़ाद कश्मीर दुनिया का मेरे ख्याल में वाहिद खिता है जहाँ प्रेस फाउंडेशन है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रेस फाउंडेशन बनाई है, और आज़ाद कश्मीर के साफ़ियों को, मतलब क्या उसमें क्या साफ़ियों को क्या अभी इब्तिदा है। देखिए, कहीं भी कोई चीज़ आप कोई पौधा लगाते हैं तो आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपको फल तो नहीं मिलता है, लेकिन पौधा जब आपने लगा लिया तो उसका काम है कि आप उसकी देखभाल ठीक तरीके से करेंगे तो आप वो फल देगा। कब तक फ्रूट मिलने के चांसेस हैं? देना तो शुरू कर दिया उसने किसी हद तक। अच्छा, किसी हद तक देना शुरू कर, मतलब किसी हद तक इस तरह की बीमारी की हालत में आज़ाद कश्मीर के जितने भी साफ़ी कहीं कोई बीमार होते हैं उनको कुछ ना कुछ रकम मिलती है प्रेस फाउंडेशन से, इलाज मालजे की सूरत में। कहीं किसी की डेथ हो जाती है, हमारे किसी दोस्त की, उसको कुछ ना कुछ एकोमोडेशन थोड़ी बहुत ही मिल जाती है। लेकिन मुस्तकबिल के अंदर आज़ाद कश्मीर की जो प्रेस फाउंडेशन है और प्रेस फाउंडेशन के जितने भी मेम्बरान हैं, उनके लिए हमें तवक्को है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर के जो सहाफ़ती अदारे हैं वो सारे मिल के इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, और ये अच्छा फ्रूट देगी। ये जो इसने एक अच्छा जो पैकेज शुरू किया आज़ाद कश्मीर के साफ़ियों के लिए, वो पेंशन का, कि जो आज़ाद कश्मीर के वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो मेम्बरान हैं इसके प्रेस फाउंडेशन के, उनको पेंशन भी मिलेगी। ये अच्छा, सैलरी तो पहले मिल जाए तो फिर पेंशन मिलेगी, तो सैलरी क्यों नहीं मिल रही? सैलरी देखिए ना, नहीं, आपका गुजर बसर होगा तो आप पेंशन लेवल तक जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप कुल वक्ती जो है वो साफ़ी हैं, आप जुज़ वक्ती नहीं हैं, आपका कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, मैं ये जानता हूँ आपको। तो मुझे आप ये बताएं कि आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपका सिलसिला है,
तो बग़ैर वेज के, बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर किसी सिस्टम के आपका सर्वाइवल कैसे होगा? और मैं ये समझता हूँ कि फिर एक साफ़ी को एक लफाफी बनने में कितना टाइम लगता है अगर उसके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का? बिल्कुल आपकी बात को मैं देखें इंडोर्स कर रहा हूँ कि और ये इन मसाइल का पहले भी हमें सामना करना पड़ा। ज़लज़ले के दौरान हमारे पास एक इंटरनेशनल मीडिया की खातून आई, उसने जब हमारे जो मसाइल देखे, हम सुने, और जब उसको ये पता चला कि ये आज़ाद कश्मीर के ये जो ख़ास करके बाग के लोग हैं जिनके पास मैं आई हूँ, तो ये कहीं से पे नहीं लेते, मिलती तो नहीं है, तो लेते कहाँ से? मतलब पे नहीं लेते और अदारे इनको पे नहीं देते। तो उसने बड़े तजब का इज़हार किया कि ये कैसे मुमकिन है। सही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो इस ओहदे के ऊपर हैं, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए ना? नहीं, आप बात देखिए, हमारे पास प्लान मैंने आपको कहा ना कि ये जो आज़ाद कश्मीर की प्रेस फाउंडेशन माज़ वजूद में आई है, ये हमारी जदोजहद का समर है। अच्छा, हमारी जदोजहद का समर है। पहले तो कुछ भी नहीं था ना कि आप ये तो आपको बीमार हो गए तो बेशक हो जाए, जहाँ से मर्जी हालात रहे हो, ये किसी का कोई ठेका नहीं था। आप कम अज़ कम ये है कि प्रेस फाउंडेशन आपकी देखभाल कर सकती है थोड़ी बहुत। फिर इसी तरह यानी आप ये तो मैंने जो आपसे सवाल किया था, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने शौक साहब आपसे जो कहा था सहाफ़त के हवाले से, जो शुरू में मैंने बात की थी कि आपने कहा था कि कोई वाक़या हो जाए उसको रिपोर्ट किया जाए तो ये सहाफ़त है। मैंने कहा था कि वाक़या होने से पहले रिपोर्ट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सही सहाफ़त। ठीक। अब मुझे ये बताएं कि एक सहाफ़ी जो है वो खुदा ना करे वो कहीं उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर वो फाउंडेशन या कोई इस तरह की चीज़ उसको देती है तो उसके किस काम का? अगर वो ज़िंदा होते हुए उसको कोई ये चीज़ नहीं। और मुझे आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसे हालात नहीं है कि एक आदमी जो है वो उसके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और है वो जर्नलिस्ट है, तो वो कहाँ से अपने बीवी बच्चों को सर्वाइव करवाएगा? कहाँ से उनका गुज़र-औक़ात होगा? और क्या ये वो माहौल नहीं बन रहा है कि वो मौत की तरफ जाएँ? बिल्कुल, आपकी बात को बिल्कुल मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के साफ़ियों के जो मसाइल हैं वो बेतहाशा हैं, और ये बग़ैर तनख्वाह के, जिस तरह पॉलिटिकल लोग नारा लगाते हैं कि हम बग़ैर तनख्वाह के पाकिस्तान के सिपाही हैं, और ये बग़ैर तनख्वाह के अपने अदारों के सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपना खून जला रहे हैं, लेकिन उसका मुआवजा कहीं से कोई इनको नहीं मिल रहा। ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये एक बात मैं आपको बताऊं कि ये कोई आसान काम नहीं है, और ये ऐसा काम है कि ये जिसने शुरू किया वो छोड़ नहीं सकता। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। पता नहीं इसमें इसकी वजूहत क्या है। ये बात समझ में मेरी भी नहीं आई कि आदमी पेट उसका भूखा होगा, घर में खाने को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सहाफ़त के लिए, वो न्यूज़ के लिए वो दौड़ रहा होगा। ये बात मेरी समझ। मुझे आप ये बताया ना कि आप रात को जब एक सहाफ़ी अपने घर जाता है तो क्या वो अखबार के टुकड़े लेके जाता है अपने बच्चों के लिए? क्या वो छोटी छोटी खबरें बना के अपने बच्चों को लेके जाता है कि आज रात का खाना आप ये खाएं, और सुबह नाश्ते में आप जो है ना वो शह सुर्खियाँ खाएं, जो है वो छोटे छोटे ऐड खाएं? तो क्या आप समझते हैं कि इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा, कौन पहले ईंट रखेगा? आज आप सदर हैं और आज आपके पास वो सारे इख्तियारात मौजूद हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा काम करते कि जिससे सारे लोग ये समझें? क्योंकि तैमूर ऐसी शख्सियत थी कि जिसने हमारे लिए आवाज़ उठाई, और सब लोग एका करके अगर ये छोड़ दें, ऐसे अदारों का पीछा छोड़ दें जो आपको कंपनसेट नहीं कर रहे, जो आपको वेज के ऊपर नहीं ला रहे, तो मेरा ख्याल है कुछ हो नहीं सकता। बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ ये है ना, मैंने आपको पहले बताया कि ये काम ऐसा है और ये नाम ऐसा है कि इसको आदमी छोड़ नहीं सकता। ये प्रॉब्लम है। ये बात इसको डिफ़ाइन में शायद मैं नहीं कर सकता कि ये ऐसा काम है कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता। और बाज़ औक़ात मैं आपको बताऊँ कि साफ़ी कुछ भी नहीं है, उसके पास अपने वसाइल के लिए, खाने पीने के लिए, अपने पहनने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी लिखी हुई एक तहरीर
किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। किसी ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में कोई आदमी है और उसकी ज़िंदगी बचा सकती है। इसकी ज़िंदगी कौन बचाएगा? इसकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि जो कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत ये उन्हीं लोगों की जिनकी ज़िंदगी के बारे में ये साफ़ी परेशान है और ये उनके के लिए कोशिश करता है, उन्हीं ज़िंदगी के तवसत से इनकी ज़िंदगी भी चल रही है कहीं ना कहीं। इस सोसाइटी में 75 साल में हमने क्या अचीव किया? हम 1970 की जो न्यूज़पेपर हैं वो उठा के जब देखते हैं तो लगता है कि ये आज की अखबार निकाली है। अच्छा, वो 1970 में भी लोग आटे के लिए एहतजाज कर रहे थे और आज भी कर रहे, लाइनों में लग रहे थे। आज भी लग रहे। उस वक्त भी यही नाइंसाफियाँ थी, आज भी। हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, अब हमारा सोसाइटी उसकी वजह शौकत साहब चूँकि ज़िंदा कौमों की एक जो एग्जांपल है वो हमारे अंदर शायद ख़त्म होती जा रही है। हमारे अंदर बेइसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो नुमायाँ होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसने हमें बिल्कुल ही जो है ना बेइसी की तरफ लेके चली गई है? अब हमें कोई अगर मारने की बात करे तो फिर हम बंदे बढ़ाने की बात करेंगे, ठीक है? ऐसा ही। तो मेरा ख्याल है कि ये बेइसी क्यों है? आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हम इतने अच्छे तरीके से कैसे अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं और हमें जो है ना वो एक ही जुमला कि हमें कोई ना जगाए, हमें सोने दो, आखिर क्यों है? बिल्कुल। इसकी वजह ये है, जो बात थोड़ी बहुत ही हमारे जहन में है कि ये एक बड़ी तवील जदोजहद होती है, रिसर्च होती है, इसके पीछे फ़लसफ़ी जो जिसका फ़लसफ़ा होता है वो फ़लसफ़ी की पूरी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने अब तो खैर और मुश्किल हो गया, आसान भी हो गया, मुश्किल भी हो गया। आसान इस हिसाब से हो गया कि टेक्नोलॉजी है, आप चीज़ों को यहाँ बैठ के पूरी दुनिया का मुताला कर रहे हैं। और मुश्किल इसलिए हो गया कि हम चीज़ों के बारे में हमारी जो नस्ल है हमने उसको गाइड ही नहीं किया। वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ जो है उसको इंटरनेट से उठाते हैं, वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं। और अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं एक मज़हबपन की बात कर रहे हैं, एक मज़हब माशरे की बात कर रहे हैं, लेकिन 2005 के ज़लज़ले में हमने देखा कि जब लोगों के घर तबाह हुए, जब लोग बेयारो मददगार हुए, जब उनके सरों से शेल्टर जो है वो गिर गए और बिल्कुल जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं था, उनके घरों में फाका कशी थी, उस वक्त जो लोग निकले और जो मदद को आने वाले लोगों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। क्योंकि जब आपके घरों में कोई इस तरह की बात होती है तो फिर आपको दूसरे का दुख दर्द शायद महसूस नहीं होता। तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो मैं ये देख रहा हूँ, इससे मुश्किल तरीन वक्त तो शायद कहीं ना आए। तो फिर भी लोगों की बेइसी, लोग नहीं निकल रहे अपने हक की खातर, क्या वजह है? वही मैंने आपको बताया ना कि इसकी वजह ये है कि हमारे पास उस तरह का उस तरह की सोच डेवलप ही नहीं हो सकी। पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरह की, उस लेवल की सोच डेवलप नहीं हो सकी, लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकी जो इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए कौम को साथ लेके आगे बढ़े। अच्छा, तो ये बताएं कि नए आने वाले लोगों को जो जिनको सहाफ़त का शौक़ भी है और कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये सूटेबल जगह है, उनको आना चाहिए या किसी और फील्ड में जाके अपनी सलाहियतें मनवाएं? और एक नाम की हद तक या फ़ैम की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ फ़ीडबैक देना चाहते हैं, उनको ग्रूम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सूटेबल जगह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये शोबा ऐसा है कि ये पैसे के लिए किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जिसने पैसे कमाने हैं, अपनी माशी हालत दुरुस्त करनी है, तो उसको इस शोबे का इंतखाब नहीं करना चाहिए। सही। और जिसने खिदमत करनी है, जो ये समझता है कि मैं कोई लोगों के मसाइल हल करने के लिए खिदमत खल्क के तौर पे रफ़ाई समाजी काम की हैसियत से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो वो इस फील्ड में आए। तो वो इस फील्ड में आए। वो अदरवाइज़ पैसे के हवाले से जो आदमी इस फील्ड में आता है तो वो मैं समझता हूँ कि कोई
आटे में नमक के बराबर लोग होंगे। यानी इस खित्ते के लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के, बिल्कुल सही है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए और आज़ाद कश्मीर में सहाफ़त के लिए कहते हैं इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है। वही यही हमारे दोस्त जो इस वक्त बाग में बैठे हुए, ये इस्लामाबाद के अंदर हूँ, कराची के अंदर हूँ, लाहौर के अंदर हूँ, वहाँ सहाफ़त दुनिया के किसी भी कोने में हो तो बड़ा अचीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। जाते जाते हमारे नाज़रीन को कोई बहुत ही खूबसूरत सा अगर पैगाम देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं नाज़रीन को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि नाज़रीन, हम इंसान हैं, सही, और इंसान और जानवर में कोई ना कोई फ़र्क रहना चाहिए, और वो फ़र्क ये है कि आप दूसरे इंसान की जो गम है, जो कमी कोताही है, उसमें कमी ला सकें, किसी के गम में कमी ला सकें, वो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई बात नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात, तो बहुत ही खूबसूरत बात। हम सब जब अपने अपने हिस्से का एक एक कतरा उसमें डालेंगे, इंसानियत की फलाह के लिए दरगुजर करेंगे, दूसरे की गलतियों को दरगुजर करके अपनी अच्छी बात को दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये समाज हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। नहीं तो इसमें कांटे ही कांटे हैं। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत बात शौकत साहब आपने की। आज आप ज़ोक स्टूडियो के मेहमान थे, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ जानशिस्त करके। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने मेज़बान अज़हर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के